Hello students, my name is Mahireen. I'm a teacher in Government Girls High School, निचला थड़ा। आज हम पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था पावर शेयरिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से अलग अलग सोशल ग्रुप्स पावर शेयर करते हैं, किस तरह से अलग अलग टायर्स जो है वो पावर शेयरिंग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हाउ लीडर्स आर कॉन्स्ट्रेंड बाय द इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन देम। लीडर्स को कॉन्स्ट्रेंट किया जाता है थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, थ्रू प्रोटेस्ट, जिससे क्या होता है एक नई शेप मिलती है। ऐसा कब होता है जब कुछ जो मास होती है, जो लोग पब्लिक होती है, उनको ये लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। डेमोक्रेसी में, ये हम स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी होता क्या है? द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो जब जिन लोगों की सर के लिए सरकार बनी है, अगर उन्हें लगेगा कि कुछ सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो वो मास मूवमेंट्स करेंगे, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे, जिससे प्रोटेस्ट्स भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, और जिसकी वजह से नई शेप मिलती है। Through this, we come to know that how can we influence politics through pressure groups and through movements. स्टूडेंट्स, अब हम दो केसेस लेते हैं। एक तो हम बात करेंगे पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल, उसके बाद हम बात करेंगे पॉपुलर स्ट्रगल इन बोलिविया। सबसे पहले हम नेपाल के पॉपुलर स्ट्रगल की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, 2006 में जो डेमोक्रेसी थी वो रीस्टोर हुई थी नेपाल में। उससे पहले क्या क्या हुआ उस स्टोरी पे भी नज़र डालते हैं। बेसिकली नेपाल को डेमोक्रेसी 1990 में मिल चुकी थी, और 1990 से पहले जो बीरेंद्र किंग थे वो वहाँ के राजा हुआ करते थे। 1990 के बाद क्या हुआ कि इनको किंग बीरेंद्र को हेड ऑफ स्टेट बना दिया गया, और जो रियल पावर्स थी वो किसके हाथ में थी? एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में, जिनको इलेक्ट किया गया था लोगों ने, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। 2001 तक तो सब ठीक था। जब किंग बीरेंद्र की डेथ हो गई, उसके बाद किंग ज्ञानेंद्र ने चार्ज पकड़ लिया, और उन्होंने डेमोक्रेसी की कुछ वीकनेसेस का फ़ायदा उठाते हुए और अनपॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते हुए डेमोक्रेसी को एबॉलिश कर दिया। क्योंकि लोग जो है, लोगों को तो ऑब्वियसली ये चीज़ पसंद आनी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। कैसे किया? और एक 7 पार्टी अलायंस जो है वो फॉर्म हुई थी, जिसका नाम था, जिसको हम SPA भी बोलते हैं। 21 अप्रैल को लगभग 5 लाख लोग जो हैं उन्होंने किंग ज्ञानेंद्र को एक अल्टीमेटम दे दिया, जिसमें उन्होंने 3 जो है इम्पोर्टेंट शर्तें रखी। तो वो क्या क्या शर्तें रखी उन्होंने? एक तो था रिस्टोरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, फॉर्मेशन ऑफ ऑल पार्टी गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये 3 शर्तें किंग ज्ञानेंद्र के सामने रख दी गई, जिनको बिल्कुल 3 दिन के अंदर ही फुलफिल कर दिया गया। किंग ज्ञानेंद्र ने 24 अप्रैल को, यानी कि सिर्फ 3 दिन बाद ही, सारी की सारी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया। 7 पार्टी अलायंस ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्राइम मिनिस्टर चूज किया, और इसी के साथ साथ एक नेपाल को एक न्यू शेप मिल गई, और वो फिर से डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई वहाँ पे। अब हम बात करते हैं पॉपुलर स्ट्रगल ऑफ बोलिविया की। स्टूडेंट्स, बोलिविया में क्या पॉपुलर स्ट्रगल हुआ था? वहाँ पे एक वाटर वॉर हुआ था, जिसे हम बोलिविया वाटर वॉर बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था बताते हैं। सरकार ने क्या किया था? सरकार ने जो भी वाटर राइट्स थे वो एक मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिए थे। उससे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने MNC को दे दिए। पानी का जो रेट था, प्राइस था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 4 टाइम ज़्यादा बढ़ गया।
तो ऑब्वियसली लोगों ने अनॉय होना था। जिस इंसान की 5,000 रुपये कमाई थी महीने की, उसे 1,000 रुपया जो है वो पानी की कीमत देनी होगी, तो लोग तो अनॉय होंगे ही। इसलिए मूवमेंट आ गई। उस मूवमेंट ने क्या डिमांड किया? एबॉलिशन ऑफ द न्यू वाटर कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा कि ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दे दिया जाए और मल्टीनेशनल कंपनी से ले लिया जाए। गवर्नमेंट ने मान भी लिया कि उन्होंने कहा कि हम नेगोशिएट करेंगे, तो इस वजह से जो मूवमेंट है वो रुक गई, लेकिन कुछ भी किया नहीं गया। फरवरी 2000 में दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट हुई, लेकिन पुलिस ने उस मूवमेंट को क्रश कर दिया। फिर अप्रैल 2000 में दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू हो गया और गवर्नमेंट की जो पावर थी वो आर्मी के हैंड्स में चली गई, यानी कि मार्शल लॉ जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। इसका नतीजा ये निकला कि जो मल्टीनेशनल कंपनी के मेंबर्स थे वो देश छोड़ के भाग गए और सरकार को मजबूरन वापस से कॉन्ट्रैक्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देना पड़ा और इवेंचुअली मूवमेंट जो है वो क्लोज हो गई। स्टूडेंट्स, ये जो 2 केसेस हमने पढ़े बोलिविया और नेपाल के, इन दोनों का जो मकसद था वो डिफरेंट था, लेकिन कुछ बातें हैं जो कॉमन थी। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, सॉल्यूशन बाय मास मोबिलाइजेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये 3 बातें कॉमन थी डेमोक्रेसी की। क्या कंक्लूजन निकलता है इन दोनों केसेस को पढ़ने के बाद डेमोक्रेसी से रिलेटेड? कि डेमोक्रेसी इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स। डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब स्ट्रगल होगा, जब लोग आवाज़ उठाएंगे। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट इज सॉल्व्ड बाय मास मोबिलाइजेशन। जब लोग इकट्ठा होंगे, यूनिटी कायम करेंगे, तभी डेमोक्रेटिक कन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जा सकता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट मूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक क्लोज करती हूँ। कल हम मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।